ध्यान दीजिएगा, ये इन्होंने चेक करके रखा है। मैं हेलो, हो क्या रहा है एकदम से? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है क्या होती हैं, सबसे पहले ये समझेंगे। ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मदद से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं या समझा सकते हैं। यूँ कहें कि फिजिक्स में आने वाली जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। भाषा ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें हम मेजर कर सकें, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सही है। इनमें तीन तरीके के होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, टेंसर क्वांटिटीज़। टेंसर अपने सिलेबस में है नहीं इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको समझने और समझाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती हो, ठीक है। टेंसर डिफाइन नहीं है, हालांकि प्रेशर जिसे हम स्केलर मानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम स्केलर मानते हैं, एक्चुअल में वो टेंसर होती हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जाहिर सी बात है, सबको पता है ये। मास, लेंथ, टाइम, कोई नहीं पूछता कितने बजे हैं तो 2:30 बजे हैं, कोई नहीं पूछता किस डायरेक्शन बजे हैं, सही है। स्पीड, स्पीड है तो स्पीडोमीटर डायरेक्शन तो बताते हैं कि बाइक किधर जा रही है। टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोई नहीं पूछता किस डायरेक्शन में है, सही है। भैया 2 किलो चीनी दे दो, भैया ने कभी नहीं पूछा कि ईस्ट में दें कि वेस्ट में दें, वो सीधे चीनी तौल के दे देते हैं। मास, एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो। वर्क, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 12th में आएगा। प्रेशर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे हम इन दोनों को भी स्केलर में ही काउंट करते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझने और समझाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़े, उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है भाई। अब कौन कौन सी होंगी? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है। क्योंकि फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, जहाँ धक्का मारोगे चीज़ें उधर ही मूव करेंगी, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब P बराबर mv। एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एरिया, इंपॉर्टेंट ये है कि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, हालांकि वॉल्यूम स्केलर होता है, तो एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन जो है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये प्लेन है ना, तो या तो आउटसाइड द प्लेन होगी या इनसाइड द प्लेन होगी, ठीक है भाई। करंट, डायरेक्शन होने के बावजूद भी अपवाद है। करंट हैविंग डायरेक्शन बट डज नॉट फॉलोज, कुछ होता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फॉर वेक्टर एडिशन, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब ये क्या होता है ये बताएंगे अभी। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इस तरीके से करते हैं, ए कोई क्वांटिटी लिखी, उसके ऊपर एक एरो लगा दिया तो ये सिंबल हो गया। इस वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा ये टोपी वाला वेक्टर, इसको बोलते हैं ए कैप। जो कैप है वो डायरेक्शन बताती है और इसी को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि हमें अच्छे से पता है 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 1 को किसी से ही मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। 1 इंटू 100 ही रहेगा, 1 इंटू 500 रहेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमें क्या बताती है भैया? डायरेक्शन बताती है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं हेड, सॉरी ऊपर वाले को हेड, नीचे वाले को टेल, ठीक है। अगर कभी ऐसा लिख दिया जाए तो मॉड लगा दें तो इसका मतलब ये वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे किसी ने कहा मुझे 5 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, तो मैग्नीट्यूड तो हो गया 5 और डायरेक्शन हो गई ईस्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनिएगा। पहले बात करते हैं कि किसी वेक्टर को अगर हम किसी पॉजिटिव, याद रहे नेगेटिव में डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता 180 डिग्री में, पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हुआ लेकिन डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी। जैसे कोटा से मथुरा की एक टिकट ली मैंने 200 किलोमीटर की, तो ये हो गया वेक्टर बी। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोटा से दिल्ली पहुंच गए, तो ये हो गया वेक्टर ए। इन दोनों वेक्टर में बात करूं तो दोनों पैरेलल तो हैं लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सही है। तो ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो उन्हें हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है भाई।
इसी तरीके से यहाँ देखिए, कोटा से दिल्ली की जगह मुझे कोटा से चंडीगढ़ जाना था, तो मान लो 800 किलोमीटर है, तो मैंने कह दिया वेक्टर सी है। डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ए बी सी तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट तीनों इक्वल नहीं हैं। के एम इक्वल नहीं है, के डी इक्वल नहीं है, के सी इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप मथुरा पहुँचेंगे, यहाँ से आप दिल्ली पहुँचेंगे और यहाँ से आप चंडीगढ़ पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए को अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बी बन जाएगा, और वेक्टर ए को ही अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो सी बन जाएगा। सही है? क्यों भाई, सीधी बात है, हाफ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, डायरेक्शन तो सेम ही है, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आ जाएगा, डायरेक्शन तो सेम ही है। इसका मतलब है कि अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो मैं लिख सकता हूँ ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1/2 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये बाद में हमें बड़ी हेल्प करेगी कि अगर दो वेक्टर ए बराबर लैम्डा बी या फिर ए बराबर कुछ कांस्टेंट के इंटू सी, लैम्डा भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। ठीक है भाई, इक्वल वेक्टर किन्हें कहते हैं, मोस्टली टाइम इसी में चला जाता है एक लेक्चर का, तो जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर का मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम हो, दे आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर का मतलब है ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है। ठीक है, जो वेक्टर एक ही लाइन में हो, कोटा से मथुरा, मथुरा से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कुछ हिमाचल प्रदेश मान लेते हैं, ये ऐसे सारे वेक्टर्स को हम बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। वेक्टर लाइज ऑन द सेम लाइन या ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। ठीक है भाई, एक ही प्लेन में जो वेक्टर बनते हो उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर। जैसे बोर्ड में मैं कहीं भी वेक्टर ड्रॉ करूं ऐसे 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 तो ये कोप्लेनर, लेकिन बोर्ड के बाहर अगर मैंने एक वेक्टर बना दिया तो ये इसके कोप्लेनर नहीं है, प्लेन चेंज हो गया। ठीक है भाई, कोई नहीं पूछता, इवन लोग पढ़ा देते हैं नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कोई बोले तो कुछ भी नहीं होता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, अब मैग्नीट्यूड जीरो तो बन गया पॉइंट, हो गया वेक्टर। ठीक है भाई, अगर हम किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो वेक्टर चेंज होगा क्या? नहीं। एक वेक्टर को हमने उसके पैरेलल शिफ्ट किया तो वेक्टर नेवर चेंज, क्योंकि ना तो डायरेक्शन चेंज हुई ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। ठीक है भाई, चलिए भाई, सवाल उठता है कि क्या किसी वेक्टर को रोटेट किया जाए तो वेक्टर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा साहब। ठीक है, मैंने आंखें बंद की और मैं इधर सामने जा रहा था 3 कदम, तो मैं पहुंचा यहाँ पे, और किसी ने मुझे घुमा दिया कुछ एंगल से तो मैं इधर पहुंचूंगा, तो डेफिनेटली डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन फिर भी कोई पूछे कि क्या वेक्टर को रोटेट करने में वेक्टर चेंज होता है, तो आंसर मे और मे नॉट बी। में हो भी सकता है और हो सकता नहीं भी हो, क्योंकि अगर 360 के मल्टीपल से घुमा दिया तो आप जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है, इफ वी रोटेट अ वेक्टर अदर देन एंगल नॉट इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई का मतलब 2 पाई नहीं होना चाहिए, 4 पाई नहीं होना चाहिए, 6 पाई नहीं होना चाहिए, एन इज इंटीजर। ठीक है भाई, मतलब कि 360, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी आप किसी और एंगल से घुमाओ तो डेफिनेटली जाना था O से A, पहुंच गए O से B। ठीक है भाई, तो क्यों चेंज होगा? ड्यू टू चेंज इन इट्स डायरेक्शन। लेकिन जब आप 360 से घुमाओगे या 720 से घुमाओगे या 1080 से घुमाओगे तो फिर उस केस में वेक्टर चेंज नहीं होगा कि घूम के वहीं पे आ जाना अपने को। ठीक, अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं भाई? पहला स्टेप ये होता है कि सबसे पहले एंगल निकालने के लिए जरूरी है दोनों वेक्टर के या तो सर से सर जुड़े हों या पूंछ से पूंछ। तो स्टेप 1 ये है कि जॉइन हेड टू हेड और टेल टू टेल। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ तो जुड़े हुए मिल गए भाई मुझे हेड टू हेड, लेकिन यहाँ जुड़े हुए नहीं है, तो ऐसे केस में मैं सबसे पहले क्या करूँगा, या तो इसको नीचे ले जाऊँगा क्योंकि पैरेलल किसका है वेक्टर चेंज नहीं होता, या फिर इसको आगे ले जाऊँगा। मेरे लिए ये भी वेक्टर बी ही है क्योंकि पैरेलल। अब डेफिनेटली मुझे दिख रहा है टेल टू टेल जुड़ चुकी है और ये एंगल है 30, जबकि एक एंगल और है 330। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, छोटा वाला एंगल लिया जाएगा क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 से 180 के बीच में ही संभव है। ये कंडीशन लगा के रखी है वेक्टर ने। तो कितना एंगल आएगा? 30 इज द राइट आंसर। यहाँ पे तो डेफिनेटली ये एंगल भी हो सकता था 300, लेकिन 300 नहीं होगा। 60 इज द राइट आंसर। सही, यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश भी की है इस चीज़ को। कोई बताएगा भाई इसमें कितना एंगल आएगा? इसमें एक को बढ़ा लें आगे तो डेफिनेटली आंसर आएगा 45 डिग्री। उम्मीद आप समझ गए होंगे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालें।
फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हैं। बताओ भाई इसमें कितना एंगल है। आई थिंक ये सवाल तो वही है जो अभी हमने किया था। इसको नीचे ले आओ या इसको आगे ले जाओ, बात तो वही है। इसको आगे ले जाओ तो ये भी सही है, ठीक है भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ समझिएगा कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता क्या है। जैसे कोई कहे कि 3 किलो चीनी प्लस 4 किलो चीनी तो हो गई 7 किलो चीनी, लेकिन वेक्टर के साथ ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस एंगल पे। जैसे मैं 4 मीटर चलूं और फिर 3 मीटर चलूं 0 एंगल पे, तो मैं कितना चला 7। लेकिन यही मैं 4 मीटर आगे जाऊं और घूम के 180 डिग्री पे 3 मीटर पीछे आ जाऊं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो अभी भी 7 ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 1। इसीलिए डिस्टेंस को स्केलर में रखा गया है और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर में। यही वजह है कि जो गाड़ी में लगा होता है ना वो स्पीडोमीटर होता है, ना कि वेलोसिटी मीटर। ठीक, वो डिस्टेंस बताता है ना कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मिनिमम हो गया 1। तो ये कि इतना तो पक्का है कि अगर 2 वेक्टर दिए जाए, मान लो a और b, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू आती है a प्लस बी और मिनिमम आती है a माइनस बी। मैक्सिमम मिलेगा 0 पे तो मिनिमम मिलेगा 180 पे। ठीक है भाई। अब यहाँ देख लो भाई, जरा थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लो। 4 ऐसे चले और 3 ऐसे चले, बोलो कितना चले। डिस्टेंस तो 7 ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 5। इसका मतलब है कि 2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट डेफिनेटली मैग्नीट्यूड के अलावा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप वेक्टर्स को किस एंगल पे जोड़ रहे हैं। जैसे 4 ऐसे चले और 3 ऐसे चले तो अब ये आएगा, मुझे पता नहीं कितना आएगा क्योंकि इसमें तो पाइथागोरस भी नहीं लग रही है। ठीक, ये कितना आएगा मुझे तो नहीं पता क्योंकि इसमें तो पाइथागोरस भी नहीं लग रही। ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना आएगा मुझे नहीं पता कि इसमें कितना आएगा। डेफिनेटली इसमें पाइथागोरस भी नहीं लग रही है। तो ये जो एंगल के साथ जोड़ने की कला है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम या फिर लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, आप देख सकते होंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है। इसी वेक्टर को मैं यहाँ पैरेलल शिफ्ट कर दूँ इधर 3 और इधर नीचे वाले को ऊपर 4, तो यही दिखने लगेगा क्या, आई थिंक पैरेललोग्राम दिख रहा है। सही है, कोई दिक्कत। करंट के साथ ऐसा नहीं है। किसी ने कहा 2 एम्पियर करंट इधर से आई, 3 एम्पियर इधर से आई, तो इधर गई 5 सीधे। किसी ने एंगल पूछा ही नहीं कि तार कितने एंगल पे थे। तो चूंकि इस करंट को जोड़ते समय इस थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, चाहे 90 पे आए चाहे 60 पे आए। 2 एम्पियर इधर आई, 3 एम्पियर इधर आई, तो गई 5। डेट्स वाई करंट की डायरेक्शन तो होती है लेकिन करंट जो है, ये जो लॉ ऑफ ट्राइंगल है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है, इसको फॉलो नहीं करता, थीटा पे इंडिपेंडेंट है। इसलिए जो है हम करंट को रखते हैं स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है भाई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा आपसे, याद रखिएगा। एक वेक्टर ए है 10, दूसरा वेक्टर बी है 4, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर किस रेंज में आएगा। तो 14 मैक्सिमम आएगा, 6 मिनिमम आएगा। ए प्लस बी मैक्सिमम वैल्यू, ए माइनस बी मिनिमम वैल्यू। ठीक है भाई। तो ऐसा एक सवाल ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा, इनमें से कौन सा वेक्टर। अच्छा, अब आपको थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बता दें। वैसे तो मैं बताऊं, इसको हम ईस्ट मानते हैं, इसको वेस्ट मानते हैं, इसको नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं। सॉरी, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। लेकिन अगर वेक्टर के फॉर्म में बोलें तो इसको आई कैप, तो इसको पीछे वाले को माइनस आई कैप। ठीक है भाई। ऊपर वाले को जे कैप, नॉर्थ बोले या जे कैप बोले बात एक ही होगी। साउथ वाले को माइनस जे कैप। ठीक है भाई। यहाँ मैंने अलग से लिखा आई कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस जे कैप। बाहर तो प्लस के कैप और अंदर तो माइनस के कैप, क्योंकि जेड एक्सिस हमें यहाँ ऐसे बनानी पड़ेगी बाहर की तरफ। ये बेसिकली टेढ़ी नहीं है, बाहर की तरफ है। ठीक। अब देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ चीज़ें और सिखाना चाहेंगे आपको। अगर कोई कहे 5 मीटर हम चले 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 5 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ पे 30 डिग्री जाओ। तो ईस्ट से नॉर्थ पे गए 30 डिग्री और फिर चले 5 मीटर। ठीक है, मतलब इधर से इधर देखना पड़ेगा। इसी चीज़ को मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, 5 मीटर एट 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब वो इधर से देखेंगे, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब नॉर्थ के ईस्ट में चलना है, तो इधर से देखेंगे तो 60 डिग्री आएगा। बात एक ही होगी। ठीक है भाई। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्री 5 मीटर चलो, या फिर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब होगा नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो नॉर्थ से ईस्ट ऑब्वियस ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल से 60 होगा। कोई कंफ्यूजन है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखो, अगर बढ़िया लोग हुए
तो ऐसे दे देते हैं कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट बहुत सिंपल होता है, वो कहता है कि ए वेक्टर है 4i चले 3j चले, ठीक। फिर बी वेक्टर है तो वो चले कितना 3i चले 4j चले। तो ऐसे केस में अगर ये रिजल्टेंट निकालना है तो मैं कहूँगा इसको इधर आगे खिसका लो, ये 3 है तो ये भी 3, और ये 3 है तो ये भी 3, तो ये 3 और ये 4 मिलके हो जाएगा 7j कैप, और ये हो जाएगा, ये कितना था भाई 4 और ये 3, तो ये 7i कैप। तो इसका मतलब है कि i को i से जोड़ दो, बहुत ही सिंपल है, j को j से जोड़ दो, और इसी प्रकार k से k को जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना आएगा भैया इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा 7i कैप प्लस 7j कैप। जैसे ये जोड़ोगे तो 7i कैप आ गया, 7j कैप आ गया। तो अब रिजल्टेंट कितना आया? तो रिजल्टेंट या तो तुम बोलोगे 7i कैप प्लस 7j कैप, या फिर बोलोगे 7√2, क्योंकि पाइथागोरस याद होनी चाहिए, √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 7√2। तो या तो कोई ऐसे बोलेगा 7i कैप प्लस 7j कैप, या फिर बोलेगा 7√2 नॉर्थ ईस्ट। अगर 45 का एंगल है तो फिर हमें नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, 45 ही आएगा, ठीक है भाई। कोई बता सकता है इसको हम क्या बोलेंगे? 10 मीटर, जल्दी बोलो। 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, क्योंकि ऐसे लिखते हैं साउथ ऑफ वेस्ट, जिधर जा रहे हैं उधर पहले और फिर जिधर से आए हैं उधर बाद में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब सवाल उठता है कि भाई कंपोनेंट फॉर्म में दे दिया, सवाल वही, सोच नहीं, वही सवाल है। किसी ने कहा वेक्टर ए बराबर 4i 3j, तो ये हो गया वेक्टर ए, दिखाई दिया। किसी ने कहा वेक्टर बी बराबर, तो कितना चलना है 3i प्लस 4j, ठीक। अब ऐसे अगर देखें तो दुनिया में कोई भी ऐसी कैलकुलस या मैथ्स नहीं है जो कि इसका मैग्नीट्यूड बता पाए। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये 3 है तो ये भी 3 है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पे वेक्टर चेंज नहीं होता, और ये 3 है तो ये भी 3 है, तो इस प्रकार से मैं डेफिनेटली लिख सकता हूँ कि हो गया 7i कैप, ये हो गया 7j कैप, ठीक। कोई एंगल पूछे तो बहुत आराम से लिख सकते हैं, ये सिग्मा वाई है, ये सिग्मा एक्स है, तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, बात एक ही होगी, ठीक है, कोई दिक्कत। कोई पूछे इस वेक्टर का एंगल कितना है तो बोलना 37, कैसे पता? कोई बात नहीं, y अपॉन एक्स tan थीटा बराबर 3/4, तो 37। बोले इसका एंगल कितना है तो हमने कहा tan थीटा बराबर 4/3, तो 53। इसके लिए जरूरी है कि आपको मैथमेटिकल टूल्स जो मैंने पढ़ाया था उसकी वैल्यू सारी याद हों। बोले रिजल्टेंट आया उसका एंगल कितना है, तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान है, ये भी 7 ये भी 7, तो डेफिनेटली ऊपर 7 नीचे 7 लिखोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक। इतने में कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई कंपोनेंट करें क्यों, तो अब बताते हैं, सवाल सेम है, चलो ये निकाल लेते हैं। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड, तो देखो मूर्ख आदमी होगा तो कैसे निकालेगा, मूर्खों की पहले बात बताते हैं। वो कहेगा मॉड ए बराबर 1, फिर लिखिएगा, अच्छा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते पता है? √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, और z भी है तो प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। तो मूर्ख आदमी ऐसे लिखिएगा 3/13 का स्क्वायर प्लस 4/13 का स्क्वायर प्लस α/13 का स्क्वायर, फिर कहेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, गधा आदमी। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, फिर कहेगा यहाँ पे 3/13 का होल स्क्वायर प्लस 4/13 का होल स्क्वायर प्लस α²/13 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कहेगा इधर लेके 13 कॉमन, तो 13 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस अल्फा का स्क्वायर। फिर अल्फा का स्क्वायर बराबर बोलेगा गधा इंसान, 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस कितना होगा 25, कितना आया भैया 144। फिर रूट लगाएगा और कहेगा 12, ठीक है। जबकि मुझे अच्छे से पता है 3 4 5 होता है, 5 और 12 13 होता है, काम खत्म, ऊपर 13 नीचे 13, ठीक। तो तरीका यही है, ट्रिपलेट्स याद रखें,
याद है ट्रिपलेट मैथमेटिकल टूल्स, उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ पे चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। चलिए आइए साहब, सवाल वही, सोच नहीं। अब सवाल में ये लिखा था, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ऑरिजिन, फर्स्ट ही मूव्स 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ये आदमी चला, लिखा ये था, ठीक। फिर उसने कहा देन ही मूव्स 5 मीटर, फिर से चला 37 डिग्री पे, लेकिन इस बार चला ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब हुआ, नॉर्थ से ईस्ट का मतलब इधर से 37, मतलब कि इधर से 53, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब ऐसी पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास कि मैं उससे ये साबित कर पाऊँ कि आखिर ये सवाल और ये सवाल सेम है। बताओ अब कैसे निकालें, कैसे निकाल सकते अपन, क्योंकि सवाल तो ये है, निकालो भाई, कैसे निकालोगे? ना ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, ना ज्योमेट्री लगेगी। ये एंगल मान लिया भाई, इधर से 37 मान लो या फिर इधर से 53 मान लो, बात एक ही है। या किसी ने एक और वेक्टर जोड़ दिया ऐसे ऐसे ऐसे, ये कहलाता है, दिख ही रहा होगा आपको, ट्रायंगल क्लियर दिख रहा होगा। लेकिन ऐसी कोई मैथ नहीं है, ऐसी कोई मैथ नहीं है अपने पास जिससे हम यहाँ निकाल सकें। और तुम दो का निकाल भी दोगे तो मैं फिर से इसमें थोड़ा और चला दूंगा, फिर थोड़ा और चला दूंगा, फिर थोड़ा और चला दूंगा, ठीक। अगर दो वेक्टर को जोड़ रहे हो तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल। लेकिन अगर एक से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ रहे हो, पहले ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, भरतनाट्यम करते हुए, फिर हम ऐसे गए, फिर हम ऐसे गए, अब बताओ कहाँ से कहाँ पहुँचे, ये जोड़ दो भाई, तब तो बिल्कुल ही नहीं है। दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने का तरीका कहलाता है लॉ ऑफ पॉलीगॉन। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन वॉलीगॉन लॉ मुझे पता नहीं, मुझे बस ये पता है कि अगर इस वेक्टर का मैं ये निकाल लूँ कि x में कितना चला और y में कितना चला, इसी तरीके से इसका x और y निकाल लूँ तो मेरा पाइथागोरस लग जाएगा। तो कोई पूछे कि ये x और y निकालने का तरीका क्या है, तो बोलना कंपोनेंट करके होता है, ठीक। कंपोनेंट का मतलब है कि ये वेक्टर a ऐसे चला तो इसका कितना हिस्सा x एक्सिस पे आया और कितना हिस्सा y एक्सिस पे आया, क्योंकि है तो टेढ़ा। तो टेढ़े को सीधा करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है यार। किसी ने कहा एक्स एक्सिस, एक्स कंपोनेंट कितना होता है, मैंने बहुत आसान है, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए एक्स अपॉन ए, मतलब कि ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर में ए वाई लिख दिया, बेस में सॉरी हाइपोटेन्यूस में ए लिख दिया। अब ये हो गया ए वाई और ये हो गया ए एक्स, मतलब कि जो वेक्टर हम ऐसे लिख रहे थे ए थीटा एंगल पे, अब उसी को हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा आई कैप ए एक्स को, और ए वाई ए साइन थीटा। अब थीटा का भी चक्कर बड़ा बुरा है यार, ध्यान देना, जो थीटा के बगल वाला कंपोनेंट होगा ना वो कॉस थीटा होगा, और जो थीटा के सामने वाला होगा वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो साइन थीटा होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई बोले ऐसे थीटा यहाँ से ले लिया तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये ए साइन थीटा होगा, लेकिन ये माइनस जे कैप है और ये माइनस आई कैप है, क्योंकि नीचे माइनस जे था ऊपर प्लस जे था, ठीक है। एक बार आपसे चमत्कार चमत्कार होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ आधा 10 मिनट में मक्खी आके जो है 3 मिनट में 3 स्लाइडें खत्म कर देती है, ठीक। तो याद रखिएगा थीटा के बगल वाला कॉस थीटा है और थीटा के सामने वाला दूर दूर वाला मान लो साइन थीटा है। यहाँ मैंने वैल्यू जानबूझ के रखी 37, सही है, 43 30 डिग्री 60 डिग्री, ताकि कोई भूल जाए अगर छोटा बच्चा 9th 10th क्लास का तो डेफिनेटली उसे याद। अब कंपोनेंट करेंगे भाई छूटते ही, 20 इंटू 4/5, क्योंकि ये 20 cos 37, 20 इंटू 4/5, जल्दी बोलो, 20 इंटू 4/5 16, 20 इंटू 3/5 12, बस इतना ही टाइम मिलेगा अपने को, ये नहीं कि वहाँ बैठ के कर रहे हैं 12 इंटू साइन 37, फिर साइन 37 की सॉरी 12 नहीं 20 इंटू साइन 37, फिर साइन 37 की वैल्यू सर खुजा रहे हैं कितनी होती भाई, अच्छा सर 3/5 होती, 5 से 20 को काटेंगे 4, ओ 4 3 या 12 तब आएगा, है ना। इतना टाइम नहीं है, अगर इतना टाइम है तो फिर संन्यास ले लो पढ़ाई वढ़ाई से। 20 इंटू 4/5 25 इंटू 4/5, पता 20 इंटू 4/5 क्यों निकला, दिमाग की स्पीड तेज है। 16, चलो भाई 40√3 इंटू कॉस 30, अब ये मत पूछना कैसे आया।
40√3 इंटू √3/2, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, √3/2 है ना, तो 60 बचेगा, ठीक है, या 60 बचेगा, ठीक है। तो आखिर हमें कंपोनेंट क्यों करना पड़ा? किसी ने पूछा सर कंपोनेंट करने की आवश्यकता क्या थी, तो मैंने कहा कंपोनेंट नहीं करे ना तो हम वेक्टर एडिशन कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो अब कितना आसान है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाई, इस 5 का कंपोनेंट 37 डिग्री पे कर लोगे, बिल्कुल कर सकते हैं साहब। इधर आएगा 4, हाँ है ना, और इधर आएगा 3, मैं मानता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने पे वेक्टर इधर आएगा 3, दिखा। और इसी तरीके से अगर मैं इसको बोलूँ तो ये 5 cos 53, cos 53 होता है कितना, जल्दी बोलो, cos 53 कितना होता भाई, गजब है भाई, 3/5, और sin 53 4/5, तो ये 4 आ गया। अब बस अब तो मुझे पता है कि ये 4 और ये 3 है, तो ये वाला नीचा वाला भी 3 होगा, तो 7, और ये 4 है और ये 3 है तो ये भी 3 है। कुल मिला के सवाल वही था, समझो बात को। अगर उसने कंपोनेंट करके दे दिया तब तो बहुत ही आसान, बहुत ही अच्छा बच्चा है वो। 4i + 3j, 3i, आई से आई जोड़ दो, जे को जे से जोड़ दो, के को के से जोड़ दो, लेकिन वो देगा ऐसे ही, हमेशा याद रखना। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कंपोनेंट कर लेना है, ठीक है भाई, कंपोनेंट करना मैंने सिखा ही दिया है। चले भाई, बहुत ही आसान सा सवाल। रूल नंबर 1, जो टेढ़ा है उसे सीधा करेंगे, तो सबसे पहले टेढ़े को सीधा कर लो, जो टेढ़ा है उसको सीधा करो। तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें कितना फोर्स और जोड़ दिया जाए ताकि जो नेट डायरेक्शन है वो i कैप में आ जाए। तो सवाल तो बात की बात है, लेकिन मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, टेढ़े को करता हूँ सीधा। 5 cos 37 दैट इज 4, 5 sin 37 दैट इज 3। अब मुझे दिख रहा है 3 ये y में और 3 ये F2 ऑलरेडी, जबकि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता ये हूँ कि जो रिजल्टेंट आए वो सिर्फ i में आए, j में आए ही ना। तो इसका मतलब ऊपर 6 तो नीचे कितना लगा दूँ ताकि y वाला 0 हो जाए, तो आंसर है -6j कैप, ठीक है भाई, उम्मीद है बात समझ गए होंगे। चलिए अब और मेहनती लोगों को हम लेके आए। A man starts from origin, first he moves 5 meter at 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये रहा 5 मीटर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक। फिर आदमी थोड़ा सीधा चला 9 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 9 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। फिर ये चला 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैंने नॉर्थ में बना दिया 6 मीटर, और आप ऐसे ही बना सकते हो क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने में वेक्टर चेंज नहीं होता। फिर और चला बेचारा 20 मीटर, 20 मीटर कितना चला, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, लेकिन मैं मानूंगा 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, बात एक ही है। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको श्रीमान जी, जो टेढ़े दिख रहे हैं वो सीधे कर लो, फिर x वाले एक साथ जोड़ लो, y वाले एक साथ जोड़ लो। शुरू करें अंताक्षरी, शुरू करते हैं। चलो भाई 5 का एक कंपोनेंट बताओ जरा, कलर कुछ चेंज करें क्या कोई, बोलो भाई। ये कितना आएगा 4, पता चला। इधर कितना आएगा 3, ठीक है भाई। चलो इधर बता दो, इधर इधर तो मैंने कंपोनेंट कर ही दिया यार पहले से, 12, इधर 16, ठीक है। अब बस तुम मुझे ये बता दो कि x में कितना चला, y में कितना चला। x वाले जोड़ दो पहले, 4 और 9 और 12, 4 9 12 25, बिल्कुल सही है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा 25 i कैप। अब y जोड़ लो भैया जल्दी से, जल्दी जोड़ो, इतनी देर में तुम शादी बारात करके सब रवाना कर देते हैं। 6 3 9 9 और 16 25, इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 25√2। और डायरेक्शन कोई पूछे कि नेट रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या आएगी, तो मैं सीधे बोलूँगा 25/25 या सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, मतलब कि पता चला 1, तो 5 की वैल्यू कितनी आई 45 डिग्री, तो 45 का मतलब ही है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सही है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, √25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ठीक है, तो 25√2 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ के होंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैं बाद में पढ़ाता हूँ हमेशा,
और एक से ज़्यादा वेक्टर जोड़ना सबसे पहले सिखा देता हूँ। उसका रूल सिर्फ इतना सा है, जो टेढ़ा दिख रहा है उसको क्या करोगे, सीधा, ठीक है। और फिर एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ, ठीक है। एक सवाल ये है, एक सवाल ये, बताओ कौन सा कर दूँ, दोनों हैं, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको जरूर दिख रहा होगा एक वेक्टर F1, F2, F3, F4, F5, लेकिन ये आसान है वो कठिन है। बताओ क्यों? क्योंकि इसमें 5 हैं लेकिन 2 सीधे हैं, जबकि इसमें कितने, 4 हैं लेकिन 4 के चारों टेढ़े हैं। तो कंपोनेंट इसमें ज़्यादा करना पड़ेगा। सही, शुरू करें हस्ताक्षरी, कंपोनेंट कराया जाए भाई सटाक से यहीं पे। 20 × 3/5, जल्दी बोलो, 12 पक्का। 20 × 4/5। अब कोई ये मत बोलना सर बार बार मुझे वो बताओ सर, 20 cos 53, 20 sin 53, sin 53 4/5 होता तो 16, 20 × 4/5 16। चलो भाई 10 का इधर 6, वेरी गुड, पता चला। इधर आएगा 8, ठीक है भाई। चलिए इधर आ जाइए फटाक से, 15 है, 15 cos 53, 15 × 4/5, 15 × 3/5, 25 × 4/5, 25 × 3/5, पता है क्या, 25 × 3/5 करेंगे, 5 से ऊपर काट दीजिए, ठीक। 25 को काटेंगे तो 5 आएगा, 5 3 15, ठीक है। ये उनके लिए जो बेचारे फटाक से नहीं सोच सकते, थोड़ा टाइम लगता है, मेरी क्या हैबिट है। अब वाई वाले एक साथ जोड़ लो, एक्स वाले एक साथ जोड़ लो। तो मेरा जोड़ने का तरीका सुनना, 16 और 8, 15 और 9, ये तो 0 हो गया, हो गया। और एक्स में ऐसे जोड़ता हूँ, 12 से ये 12 गया और 20 में से 6 गया, खत्म आंसर। 14 i कैप 0 j कैप। तो इस वेक्टर की नेट डायरेक्शन आएगी सिर्फ i कैप में, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं डेफिनेटली अगला तो नहीं करने वाला यार, तुम चाहो तो मैं कर भी दूं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि करने के लिए तो मुझे सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। हालांकि तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, मुझे 5 सेकंड चाहिए। 25 है, बोलो जल्दी इधर, 25, 20, इधर 15। अब कोई अभी भी ये सोच रहा हो कि नहीं सर 25 cos 37, फिर cos 37 की वैल्यू आप जो है बाकायदा लिखें 4/5, तो फिर मैं नीचे लिख के फिर 5 से इसको डिवाइड करूँगा, फिर 20 लिखूँगा। कंपटीशन से बाहर हैं आप, क्योंकि 25 के 25 लाख लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक। मैं ये भी मानता हूँ मैक्सिमम टीचर कराते भी ऐसे ही हैं, लेकिन फिर आम जिंदगी है वो। बताओ जल्दी से, 25 × 60 × 3/5 है कोई होनहार बच्चा? 60 × 3/5 48, 36, 12 आएगा 36। 60 × 4/5, ये सही है, इसको भी कर ही देते हैं, डाओ जल्दी से यार। 50 का इधर कितना आएगा, 40, इधर कितना आएगा। चलो भाई वाई वाले जोड़ लो पहले तो, वाई वाले 48 और 15 कितना होता है, 53, नहीं कितना, 63 में 33, तो 33 + 10, ये वाला नहीं जो 43, तो 43 j कैप। एक्स वाले को जोड़ो या मत जोड़ो, साफ दिख रहा है 0 आएगा। बताओ कैसे पता, 24 36, 24 36 और 40 और 20 और आंसर, ठीक। तो वैसे नॉर्मली मैं प्रैक्टिस करने के लिए ही देता हूँ। आइए, ये जो मैंने अभी बहुत सारे वेक्टर जोड़े हैं, इसी लॉ को लोग पढ़ाते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन के नाम से। बस वेक्टर मेरा एक ही रूल है, जो टेढ़ा दिख जाए उसको सीधा कर लो, फिर एक्स वाले एक साथ, वाई वाले एक साथ। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में ट्राइंगल बनाई है फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ ओनली 2 वेक्टर्स, बिल्कुल स्पेसिफाई कर रखा है। हालांकि कोई मुझे ये ना सिखाए तो भी मैं वेक्टर एडिशन तो कर ही लूँगा। तो एक वेक्टर था ए, ये दिख रहा है, और बी ये था, तो रिजल्टेंट ऐसे आता था a + b, दिखा। अब किसी ने कहा कि सर ये अब कैसे a + b का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो मैंने कहा कंपोनेंट कर लो। कंपोनेंट क्यों किए, ताकि पाइथागोरस लग जाए। तो ये हो गया b cos थीटा, ये हो गया b sin थीटा। कोई दिक्कत है तो बता दो। तो इसका मतलब x में कितना हो गया, a + b cos थीटा, y में हो गया b sin थीटा। हाइपोटेन्यूज निकालने का तरीका पता होना चाहिए, पता है
हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते कुणाल? हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट। तो आर बार आर मैंने लिखा सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई का स्क्वायर। सिग्मा एक्स में था ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, वाई में था सिर्फ बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि ए बी या बी कॉस थीटा ना, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में ये आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर हो जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो फार्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल फार्मूला है, इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं होता। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएं या ए बराबर बी हो जाए, तो इसमें ए बराबर बी रख दो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा। फिर इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे हम फार्मूले में लगा रहे हैं कॉस 2 थीटा का फार्मूला। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अगर नहीं समझ में आता तो मैथमेटिकल टूल्स का रेफरेंस लें, एक ही लेक्चर में खत्म किया है। इससे 1 से 1 कट जाएगा और फार्मूला आ जाएगा 2a कॉस थीटा बाई 2। अगर आप कुछ नहीं याद करना चाहते तो एक ये फार्मूला और एक ये, दोनों ही ब्रैकेट मैंने लगाए हुए हैं, बस इतना याद कर लो तो तुम्हें ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे किसी कोई बोलेगा दोनों वेक्टर सेम है, दोनों वेक्टर सेम है ए और बी, तो सीधे वैसे दिख रहा है ए और ए, तो 2a हो जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर तुम 0 डालोगे ना तो भी 2a ही आएगा। क्यों? 0/2 तो 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो 2a आ जाएगा। 180 डालोगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 पे आपको रिजल्टेंट 0 मिल जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में जब a आगे जाए और उतना ही पीछे आए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे, मुझे क्लियर पता है इसका फार्मूला आया कॉस में, और कॉस में थीटा बढ़ाओ तो रिजल्टेंट घटता है। तो ये बात सच है कि जोड़ते समय अगर तुमने थीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। ये वजह है कि 0 पे मैक्सिमम और 180 पे मिनिमम। तो 0 से 180 तुम जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा। अच्छा, कोई एंगल पूछे तो ये फाई वाला रिजल्टेंट का एंगल बता दो, तो इसके लिए कुछ अलग से प्रबंध नहीं करना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है भाई, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दें। एडिशन पढ़ाते पढ़ाते मुझे अचानक से सब्सट्रैक्शन की याद आ गई, तो ध्यान देगा भाई, मैंने कुछ नहीं किया, आर बराबर ए माइनस बी लिखा था कहीं, तो ये लिखा हुआ ए, सॉरी थोड़ा सा करेक्शन है, ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो जब मैंने ऊपर बी है तो डेफिनेटली माइनस बी नीचे होगा, जब बी नीचे होगा ये वाला वेक्टर, तो मैंने कहा पक्का है कंपोनेंट इसका पीछे आएगा और नीचे आएगा। तो ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस बची, ये बची ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। सही है, तो अब मैंने क्या लिखा, ए माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और नीचे है तो माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर। हालांकि जब इसको मैंने सॉल्व किया पहले की तरीके से तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन 2ab की जगह आएगा 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मर्ज किया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है 1 माइनस 2ab कॉस थीटा। मैंने कहा इतना फालतू ही कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सिर्फ पुराने वाले फार्मूले में बी की जगह माइनस बी भी रख दूँ तो भी सेम आंसर आ जाएगा। बी की जगह माइनस बी रख दो, सेम आंसर आपको यहाँ दिख जाएगा। अब मैंने कहा अगर ए और बी इक्वल हो तो ऐसे केस में ध्यान से सुनना, अब दिक्कत है। ऐसे केस में क्या होगा, 0 पर रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। सही है, 0 पर रिजल्ट मिनिमम आएगा, सॉरी, और 180 पे क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उल्टा हो जाता है रिजल्ट। इसका फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ए रखा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉमन ले लो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर अब इसको मैं ओपन करूंगा, साइन 2 थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है जो साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये मैं देख रहा हूँ 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फार्मूला आ जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो आप सिर्फ ये दो फार्मूले याद रख लिए, 2a साइन थीटा बाई 2, इधर प्लस में 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ उल्टा होता है। कोई पूछे सब्सट्रैक्ट अगर दो वेक्टर कर रहे हैं तो थीटा बढ़ाने पर रिजल्टेंट घटेगा या बढ़ेगा, तो बोलना अब 0 पे मिनिमम है और 180 पे मैक्सिमम है। सही है, अगर ये भी याद ना रख पाओ जो अभी तक पढ़ाया है, तो सिर्फ एक ये पेज याद रख लेना, बहुत ही सिंपल स्मार्ट पेज है। एडिशन a प्लस बी आर बराबर a माइनस बी। अगर कुछ भी इससे पहले का याद ना रह जाए तो कम से कम दो चीज़ें याद रख लेना, एक से ज़्यादा वेक्टर टेढ़े मिले, टेढ़ा मिलते ही कंपोनेंट करना है, x वाले एक साथ जोड़ने, y वाले एक साथ जोड़ने। ठीक, ये तो हो गया सिंपल, एक हो, चार हो, छः हो, कितने भी हो। ठीक, दूसरा, इसको मैं कुछ फनी भाषा में बोलता हूँ, टेढ़े को सीधा करने के लिए क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है ना, मार लगानी पड़ती, टेढ़ा आदमी उसको पुलिस
तोड़ के, तो तोड़ने का मतलब कंपोनेंट करना है, ठीक। चलिए यहाँ फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो डेफिनेटली यहाँ फार्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अगर ए और बी इक्वल हो जाए तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, तो वहाँ पे फार्मूला हो जाएगा 2a sin थीटा बाई 2। अब हमें अच्छे से पता है साइन थीटा में थीटा बढ़ता है तो रिजल्टेंट बढ़ता है, ठीक। और यहाँ पे cos थीटा में थीटा बढ़ेगा तो रिजल्टेंट घटेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2a या फिर a प्लस बी 0 पे, जबकि यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी, कहाँ गया, यहीं नीचे लिखा होना चाहिए, अच्छा चलो ठीक है, मैक्सिमम। और यहाँ नीचे है फॉर थीटा बराबर 180 पे मिनिमम आएगी ए प्लस बी दैट इज 0। 90 पे देखो 90 एक ऐसा एंगल है ना, तुम चाहे ए प्लस बी करो चाहे ए माइनस बी करो, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। एक तो यहाँ से भी दिख रहा है, दूसरा अगर मैं यहाँ 90 रख दूँ और यहाँ भी 90 रख दूँ तो भी दिख रहा है, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ऐसे समझो कि ये 0 पे है अभी प्लस वाला cos थीटा और ये sin थीटा है, ठीक। थीटा बढ़ा रहे हैं तो ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक एंगल ऐसा जरूर आएगा जब दोनों इक्वल हो जाएंगे। वो एंगल है 90 डिग्री। वो एंगल क्या है? बीच का एंगल होगा। 0 से 180 चल रहे हैं, 180, समझ गए? खैर अगर इतने में भी बात समझ में नहीं आई हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मेरे लिए। अब यहाँ देखो भाई, माइनस में क्या होगा, थीटा 0 पे आर मिनिमम मिलेगा दैट इज 0 और थीटा 180 पे आर मैक्सिमम मिलेगा दैट इज 2a। 90 पे तो डेफिनेटली दोनों में, और इसमें भी अगर ए और बी बराबर हो जाए तो √2a, डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इतना भी नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसी क्या दिक्कत है, बस ये दो चीजें याद रख लो, ये a प्लस बी के लिए, a माइनस बी के लिए है, और वो भी तब जब a और b इक्वल हो। 0 पे 2a तो इस पे 0, देखा? 60 डालो जरा आंसर में, यहाँ पे 60 डालो जरा ए प्लस बी वाले फार्मूले में, कहाँ गया इसमें कॉस वाला फार्मूला, कहाँ गया इसमें? 60 डालो जल्दी, 60 डालो भैया। 30 हो गया, √3/2 हो गया, 2 से 2 कट गया, √3 है। अब इसमें डालो जरा भैया का 60 डालो, 30 हो गया तो ए, दिखा? 90 पे यहाँ डालो चाहे वहाँ डालो, कहाँ गया वो फार्मूला, हाँ 90 पे तो ये 45, ये भी 45 दिख रहा है। 45 के लिए 1/√2, √2 से 2 काटोगे तो यहाँ पे √2 से 2 कट जाएगा, सही है। 120 पे 120 डालो भैया प्लस वाले में जल्दी से, 120 डालो 60 आएगा, 60 की वैल्यू 1/2 तो 2 से 2 कट गया, मतलब रिजल्टेंट a के बराबर, ठीक। जबकि यहाँ पर डालेंगे 60 तो 30 हो जाएगा, सॉरी 120 डालेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा तो √3/2 तो √3 हो जाएगा। 180 पे 0, ये 2a बताया था, ठीक। अब कैसे याद रखेंगे, देखो ये ऊपर से नीचे और ये नीचे से ऊपर सेम है। ऑन साइड कहाँ किया? 90 पे। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, बताओ क्या याद रखना, बताओ। जो वैल्यू यहाँ 60 पे आएगी वही यहाँ 120 पे आएगी, और जो वैल्यू यहाँ 120 पे आएगी वही यहाँ 60 पे आएगी। सीधे सीधे मुझे दिख रहा है 180 माइनस थीटा पे वैल्यू सेम है, 180 माइनस थीटा पे वैल्यू सेम है। 180 माइनस 0 तो 180 माइनस 0 तो 180 आया, तो 180 पे ये इसकी ये वैल्यू दिख रही है 180 माइनस थीटा पे। फिर 180 माइनस 60 करो, कितना हुआ 120, तो 120 पे वैल्यू सेम दिख रही है, 90 पे इक्वल हो गया। बस अगर कोई बच्चा इतना याद रख ले तो साल भर वेक्टर का हिसाब किताब हो जाएगा। एक बार फिर बता देते हैं, 2a √3a √2a a 0, बस यही एंगल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, इसके पूछे भी नहीं जाते इवन, लेकिन ये फार्मूला आपको कई बार काम आता है चेंज इन वेलोसिटी में। एक सर्किल में घुमाया उसने और कहा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई 30 डिग्री से, तो बताओ रिजल्टेंट क्या होगा? कुछ नहीं करना है, 30 डिग्री याद करो, 30 डिग्री तो देगा नहीं 60 देगा, तो 60 डिग्री याद करो, ए आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। 90 पे बोले तो √2 भी लिख देना, ठीक है भाई। एक आदमी इस सवाल को ऐसे कर रहा था ऐसे, जबकि हमें पता है मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर मॉड ऑफ a माइनस बी तभी होता है जब थीटा क्या हो 90 डिग्री। ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा। आप यहाँ भी जाएंगे तो भी आपको क्लियरली दिख जाएगा 90 डिग्री पे a प्लस बी और a माइनस बी। मूर्ख लोग कैसे करते हैं, पहले मॉड ऑफ a प्लस बी का फार्मूला लगाया √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दूसरा फिर लगाया √a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, फिर करेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर a स्क्वायर से a स्क्वायर b स्क्वायर से b स्क्वायर काटेगा, फिर इसको उधर ले जाएगा 4ab cos थीटा बराबर 0, a 0 है नहीं b 0 नहीं, दैट्स मीन्स cos थीटा बराबर 0, तो cos थीटा की वैल्यू थीटा 90।
ये तो मैंने लिखा हुआ था, नहीं तो इतने में आराम से 15 मिनट पार होते हैं। आंसर थीटा 90 पता चला। ए सामने देखो, सारे सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। √3a कब आता सम करने पे, तो थीटा 60 डिग्री, क्योंकि मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी दे ही रखा है, साथ में बोल रखा है कि ऐड करना है और रिजल्टेंट √3 है। सही है। चलो जल्दी बताओ ए कब आता है एडिशन में 120 पे, थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब माइनस कर रहे हैं, माइनस करने पे √3 कब आता है 120 पे। सही है, बस टेबल देख लो, काम खत्म, आगे बढ़ो। ए कब आता है माइनस करने पे, कितने पे 60 पे। वेरी गुड, पता चला। जिन्हें नहीं पता चला हो दे विल रिकॉल दिस वैल्यूज। ठीक, ज्यादा नहीं है यार, ये तो याद ही हो जाती है, ये याद हो जाती है, ये याद हो जाती है, बस ये √3 और 120 है तो याद रख सकते हैं हम। कभी भूल जाओ तो फार्मूला उसमें वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हैं हम। थोड़ा जल्दी से ध्यान दें, कह रहे हैं सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स कि थीटा क्या है 120। 2 यूनिट वेक्टर या 2 वेक्टर इक्वल हैं, यूनिट है तो क्या हुआ मैग्नीट्यूड 1 है, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही आ रहा है। तो ऐसा तब होता है जब सम करने पे थीटा 120 हो, और उस 120 एंगल पे उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा √3a, लेकिन a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो √3। अब कौन है, आंसर है √3। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, F1 बराबर F2 बराबर उनका सम। तो ये जो वहाँ 1 यूनिट वेक्टर बोला था, यहाँ पे √3 न्यूटन बोल दिया, तो इसका मतलब थीटा भी इनके बीच में कितना है 120, और आंसर आएगा इसका √3a, लेकिन a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसका आंसर आ जाएगा a का मतलब यहाँ पे F1 F2 से है मेरा, है ना। पैरेललोग्राम और ट्रायंगल एडिशन सब्सट्रैक्शन खत्म हो गया भैया। अब हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, अब हम यहाँ पे किसी ने मुझसे पूछा कि सर 2 तरीके से प्रोडक्ट क्यों करते हैं, तो मैंने कहा देखो यार, प्रोडक्ट का एक्चुअल सिंबल जो है वो ये है, ठीक अभी तक, लेकिन कंप्यूटर में देखो तो प्रोडक्ट का सिंबल ये होता है कंप्यूटर में। तो अब क्या हो रहा था कि 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे जो क्वांटिटी आ रही थी, कई बार तो जो है स्केलर आ जा रही थी, और कई बार मल्टीप्लाई करने पे ही जो क्वांटिटी आ रही थी वो वेक्टर आ जा रही थी। फॉर एग्जांपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क स्केलर है, लेकिन वही फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट टॉर्क वेक्टर है। ठीक है, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो स्केलर होगी, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी वो वेक्टर होगी। ठीक है भाई, चलते आगे। अब हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। पहले बता देते हैं डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होता है। रिजल्टेंट क्वांटिटी चूंकि स्केलर है, इसलिए a डॉट बी बराबर मैं b डॉट a लिख सकता हूँ, डायरेक्शन का कोई लफड़ा ही नहीं क्योंकि ये स्केलर है। ठीक है भाई, तो a डॉट बी को लिखा कैसे जाता है, तो लिखने का तरीका ये है कि a डॉट बी बराबर होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, जहाँ पे एंगल a एंगल b वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड और a और b के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा। अगर आप मॉड a नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ a लिख दीजिए, मॉड b नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ b लिख दीजिए और कॉस थीटा। तो पहला सवाल तो ऐसे ही मिलता है, जैसे कि किसी ने कहा वर्क बराबर F डॉट एस, तो मैंने कहा F डॉट एस नहीं है, बेसिकली लिखा है एफ एस कॉस थीटा। फोर्स दिया उसने 20 न्यूटन, एस दिया 10, तो मैंने वर्क निकाला 20 इंटू 10 इंटू कॉस 60, थीटा दिया 60, 20 इंटू 10 किया 200 इंटू 1/2 किया तो 100 आ गया। ठीक है भाई, तो पहले तरीके का सवाल ऐसे ही मिलता है। दूसरा कैसे मिलता है, तो दूसरा कंपोनेंट फॉर्म में कहता है डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो देखो बड़ी सिंपल है, इसका पहले तरीका बता देते हैं। आई का आई के साथ होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, आई का आई के साथ होगा, आ गया ए एक्स बी एक्स, जे का जे के साथ होगा, डायरेक्शन कोई आती नहीं है क्योंकि जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आनी वो स्केलर है, और जेड का जेड के साथ होता है। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा कि सर एक्स का वाई के साथ क्यों नहीं होता, क्योंकि आई और जे परपेंडिकुलर हैं, और जब यहाँ पे 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से आई का होता तो है जे के साथ भी, लेकिन 0 आएगा आंसर, क्योंकि आई एक्स एक्सिस के जेड एक्सिस दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर, आंसर 0। ठीक है भाई,
तो इस तरह पहला तरीका समझ में आ गया होगा, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ, जेड का जेड के साथ। आइए भाई यहाँ देखिए थोड़ा सा, आई डॉट आई आखिर 1 कैसे हो गया? तो आई डॉट आई का मतलब है मॉड आई कॉस 0, क्योंकि आई का आई के साथ मतलब है कि एक्स का एक्स के साथ, ठीक। अब ये 1 है क्योंकि ये मॉड आई है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, डेफिनेटली ये वहाँ बताना भूल गया। जे कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, सही है। तो आई कॉस 0, तो ये 1 और ये भी 1, इस तरीके से जे डॉट जे के डॉट के भी 1 हो जाएंगे, 1 1 1 1। लेकिन आई डॉट जे करोगे या जे डॉट के करोगे या के डॉट आई करोगे, आई डॉट के करोगे, तो इन सब में एंगल कितना आएगा 90, तो ऐसे का 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2 वेक्टर दे दिया आपको 3D में, ए एक्स इस तरीके जैसे ए दिया बी दिया कंपोनेंट फॉर्म में, और फिर कहते हैं कि उनके बीच का एंगल बताओ कितना होगा। तो फिर उस केस में हम कॉस थीटा बराबर लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड निकालना आता है अपने को, मॉड निकालना बिल्कुल आता है साहब, अभी तक मैं बता चुका हूँ। ए का मॉड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बी का मॉड निकालना तो अंडर रूट ऑफ बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, सही है। और ऊपर आ जाएगा ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है भाई। तो दूसरा इसका काम होता है कि भाई 2 वेक्टर्स के बीच में इस तरीके से लिख के एंगल निकालने का, ठीक। अब इंपॉर्टेंट चीज, 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि यहाँ 90 लिखोगे, 90 लिखते ही ये 0 हो जाएगा और ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो सीधे आएगा ए डॉट बी बराबर 0, मतलब ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बराबर 0, ठीक है भाई। ये किसकी कंडीशन है? 2 वेक्टर्स के बीच में अगर कभी ये जानना हो कि एंगल कितना है, यार एंगल 90 है, तो डेफिनेटली उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन एक बच्चा बोला सर जी पैरेलल हो तो पैरेलल का मतलब थीटा 0, कहता हम इससे निकालेंगे। मैंने कहा ना तू निकाल सकता ना हम निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे यहाँ 1 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इनटू में फिर बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, तो फिर करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायरिंग करोगे तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो इतना लंबा फार्मूला इधर बनेगा, इधर बनेंगे 6 टर्म्स, इधर बनेंगे 9 टर्म्स, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो 3 3 9, 9 टर्म्स उधर है, 6 टर्म्स इधर है, सॉल्व करना आसान नहीं है। तो बोले सर फिर कैसे सॉल्व करें? मैंने कहा ये तो इस लेक्चर के शुरुआत में ही बता दिया था कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल हो तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पे लैम्डा कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होगा, याद है, कोटा से मथुरा, कोटा से दिल्ली, कोटा से शिमला। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि 2 वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप प्लस ए जेड के कैप बराबर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। जब कंपेयर किया आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ, तो देखा मैंने ए एक्स बराबर है लैम्डा बी एक्स, तो ए एक्स अपॉन बी एक्स बराबर लैम्डा। इसी तरीके से ए वाई बराबर है लैम्डा बी वाई, ए जेड बराबर है लैम्डा बी जेड, ठीक है भाई। तो इसका मतलब मैंने निकाला कि इनके जो रेशो हैं वो इक्वल होने चाहिए। मतलब कि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 2 वेक्टर लिखे हुए हैं तो अब बस जल्दी से ये देख लो कि जो रेशो यहाँ आ रहा है वही रेशो यहाँ आ रहा है, वही रेशो यहाँ आना चाहिए, ठीक है भाई, सिंपल है, ठीक। 90 डिग्री है तो इसका जो सम है वो 0 होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये तो थी थ्योरी की बात, हम समझेंगे सवालों के जरिए से। चलिए भाई जल्दी से बताइए, 2 वेक्टर इफ पी इज परपेंडिकुलर टू क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो सीधी बात है पी डॉट क्यू बराबर 0। जल्दी से करो, जल्दी से, मुझे फॉर्मेलिटी करनी है। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 बराबर 0। इसके 2 रूट आ जाएंगे, जल्दी बोलो कौन कौन से आए? 3 और -1 पक्का, ठीक है। मैंने तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करके निकाल भी लिया था तक, 3 और -1 सही है। अब कोई कहे सर ये कैसे निकालते हैं? सॉरी, ये 8th क्लास के बच्चे को सिखाया जाता है ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड कर दो ऐसे करके, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस ए माइनस 3 बराबर 0, फिर ऐसे करके ए बाहर ले लो। तो यार ये तो बिल्कुल फालतू की बात होगी, 1 बाहर ले लो, फिर 2 रूट आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद नहीं कि ऐसे करना पड़ेगा, a + 1 बराबर 0 और a - 3 बराबर 0, ठीक है। तो 3 और 1 -1 रूट आ गया, ठीक है। लेकिन ये उनके लिए कर दिया मैंने कि जिन्हें 8th भी नहीं आती। इसका आंसर बोलो 18, बिल्कुल सही है, क्योंकि रेशो 1/-6 आना चाहिए, इधर से 1/-6, तो माइनस तो यहाँ लगा ही है। यहाँ पे 6 टाइम्स लाने के लिए क्या करूँ? 3 × 6 करूँ तो 18 इज द राइट आंसर, सही है।
कुछ गधे ऐसे करते हैं 1/-6 बराबर -3/x, फिर और आगे लिख दें, अरे सब में वैलिड है, फिर x बराबर ओ माइनस माइनस कट गया 18 बट लाइक। अब एक बच्चा मेरे पास यहाँ आया और बोला सर एंगल निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। तो मैंने सिखाया था, मैंने सिखाया था। तो लिखा उसने बेचारे ने cos थीटा बराबर 4 पहले ax bx लिखे प्लस 4√3 डिवाइडेड बाई, इसका मैग्नीट्यूड होता भैया 2 √1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 3 और 1 4 रूट लगाओगे तो 2 और इसका मैग्नीट्यूड होगा 4√2। 4 कॉमन ले लिया बेचारे ने। अब ऐसे केस में अगर उस बच्चे को cos 53 की वैल्यू अगर याद है, किसकी 4 से 4 कट गया, cos 15 या cos 75 की वैल्यू अगर याद है तब तो ठीक है, ठीक है, ये लिख के बैठा हुआ है, ठीक है, ये लिख के बैठा हुआ है। थीटा पूछा है तो जिन्होंने मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर किया उनके लिए तो ये 15 की वैल्यू है, लेकिन उनका क्या करें जिन्हें कुछ आता ही जाता नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, मत आने दो कुछ। इसका एंगल निकालो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 60 डिग्री, इसका एंगल निकालो, दोनों का डिफरेंस निकालो, सवाल तो यहीं खत्म हो चुका है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ, कोई अत्यंत मूर्ख है तो फिर मैं उसको ऐसे दिखाता हूँ 1 i यहाँ बना के, ठीक है, प्लस √3 करके फिर पूरा यहाँ से ऐसे, बेटा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक, फिर यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ऐसे करके टाइम पास होता है ना फास्ट। एक्स एक्सिस से 30, एक्स एक्सिस से 60, वाई एक्सिस से 30, अभी तो निकाला था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर में √3 है, बेस में 1 है, तो इधर से 60 ना, तो वाई एक्सिस से कितना भैया? हाँ, और ये सवाल बहुत मैक्सिमम लोग गलत करके आएंगे, 60 निकालेंगे लेकिन मैंने आगे क्या लिख दिया, वाई एक्सिस। चलो अब जल्दी से इनके बीच का एंगल निकालो, 90 है, बताओ कैसे पता? अरे 3 4 5, 3 4 -5, पता चला? तो मैं नहीं पता चला हुआ लेकिन बता दूँ, 3 4 5, 3 4 -5, 0 आएगा, बता। तुम कैसे करोगे? तुम ऐसे करोगे 9 + 16 - 25 बराबर 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो 90 डिग्री। मैं कैसे करता हूँ, 3 4 5, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, क्योंकि 3 4 का 5 आता है, और ये भी 5 है और ये -5 है, जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 आएगा, इधर भी 25 आएगा, माइनस कट जाएगा, खटाक से माइनस प्लस कट जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं जिससे हम यार तेज खेल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका आप जरूर आंसर दे देंगे। 24 आई का आई के साथ, 12 जे का जे के साथ, क्योंकि वर्कडन का फार्मूला बताया था F.ds, सही है। इसका आंसर दे सकते हो, मैं तो दे सकता हूँ। इसका एंगल है 53 एक्स के साथ, इसका एंगल है 37, दोनों का डिफरेंस 16 डिग्री, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करने के बाद अगर तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी ना, तुम खुद फंस जाओगे उसमें, क्योंकि 16 की वैल्यू तो पढ़ा ही नहीं हमने, पढ़ी है उसमें तुम खुद ही फंस जाओगे। बताऊँ कितनी आएगी? cos थीटा आएगा 24/25, क्योंकि ये 12, ये भी 12, तो 24/25। अब लेके बैठे रहो, क्योंकि मैं तो वहाँ हमने ऑप्शन ही दे रखे हैं, 16 डिग्री, 18 डिग्री, 22 डिग्री, 36 डिग्री, जाओ, समझ गए? बता दो किसकी वैल्यू पता है तो कर लो, पता है नहीं किसी को कैसे करेगा, क्योंकि 16 की वैल्यू तुम पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी सवाल देंगे हम आपको, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आप कितने इंटेलिजेंट है। भाई अलग अलग एक साथ दोनों का एंगल नहीं निकाल सकते, अलग अलग निकाल के माइनस कर दो। उम्मीद करते हैं साहब कि आप समझ गए होंगे। अब इसी में एक छोटा सा शब्द और आता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, या फिर कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो देखो यार, ये वेक्टर बी है ना, इसकी परछाई मैं देखूं तो इतनी बड़ी बनेगी, ऊपर से लाइट अगर मैं डालूं, प्रोजेक्शन का मतलब भी होता है परछाई, तो इतनी आएगी बी cos थीटा।
या इसी तरीके से मैं उल्टा बोलूं तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, मतलब ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन आएगा ए कॉस थीटा, ठीक। तो इनडायरेक्टली बोलूं तो एक में मुझे ए कॉस थीटा निकालना है, एक में मुझे बी कॉस थीटा निकालना, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी का मतलब है ए कॉस थीटा, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग मतलब ए कॉस थीटा। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए है तो बी का कंपोनेंट ए के अलोंग बी कॉस थीटा, ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल है। अब मुझे ए डॉट बी बराबर पता था ए बी कॉस थीटा, तो किसी ने कहा बी कॉस थीटा की वैल्यू मैंने कहा है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, और कोई बोलता ए कॉस थीटा की वैल्यू तो मैं बोलता ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। सही है भाई, कोई दिक्कत? अब ये सवाल के थ्रू मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ। ए डॉट बी तो मैंने पहले ही कर लिया, कितना आएगा देखना जरा, 15 और 12 चौका 48, 12 4 जा 48, 48 प्लस 15 कितना हुआ 63। तो ए कॉस थीटा निकालूंगा तो बी नीचे आएगा मैग्नीट्यूड में, और बी कॉस थीटा निकालूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड नीचे आएगा, ऊपर तो सेम ही रहेगा 63 63। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है 5 12 13, 3 4 5, ट्रिपलेट्स पाइथागोरस। उम्मीद करते हैं आप चीज़ें समझ गए होंगे। आइए भाई, बहुत ये तो मैंने अभी पढ़ाई दिया वैसे ही। ये बड़ा अच्छा सवाल है, फाइंड अ वेक्टर आर, एक ऐसा वेक्टर आर बताएं जिसका मैग्नीट्यूड हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ बी बट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड तो इन ए के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन बी की हो। तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं करना साहब, फालतू परेशान हो रहे हैं। वेक्टर आर मान लीजिए, तो आर के दो पार्ट होते हैं, मॉड आर और आर पे टोपी। अब क्या कह रहा है कि आर का जो मैग्नीट्यूड हो किसके बराबर होना चाहिए, बी के। तो आर का मतलब मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर होना चाहिए, और डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, ए की। अब बस ऐसे केस में कुछ नहीं करना, बी का मैग्नीट्यूड लिखो भैया जल्दी से। तो मुझे पता है 13 आएगा, 12 5 13। और ए कैप लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनटू में आ जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड है 5। काम खत्म हुआ। आप चाहे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, आइए साहब, लगता तो मोशन 1D का सवाल है लेकिन इसको वेक्टर में ही कराना उचित समझा। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड v, वेक्टर नहीं लगाया, लेकिन डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। ओके, तो वेलोसिटी के दो पार्ट होते हैं भैया, एक तो मैग्नीट्यूड जो कि मैंने सीधे 6 लिख दिया, और डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो इसका यूनिट वेक्टर आएगा 2i प्लस 2j प्लस 1k कैप को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ भाई मैं, है ना। कितना 3 आंसर आ जाएगा। 3 पता चला कैसे आया, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 4 4 8 और 9, 9 पर रूट मारो 3, आंसर आ जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब कोई पूछेगा सर ये कैसे आ गया, अरे भाई 3 2 जा 6, फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बेटा, क्या हो गया, पगला गया। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है वो स्केलर नहीं वेक्टर होती है। कैसी होती है, वेक्टर। ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर आर लिखा है, ना कि आर। अब इसमें जाहिर सी बात है ए क्रॉस बी का जो मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, या फिर से ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, लेकिन साथ में एन कैप और आएगा। एन कैप हमें डायरेक्शन बताता है। तो ऐसे केस में अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई कहे कि एक ऐसा वेक्टर बताओ जो ए के भी परपेंडिकुलर और बी के परपेंडिकुलर हो, मतलब कि वो इनडायरेक्टली पता है क्या बोल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। क्या बोल रहा है, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पे या बी क्रॉस ए करने पे जो वेक्टर आता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आता है। तो एन कैप की कोई डायरेक्शन बोले तो बोलना ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसमें डायरेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, कब बाहर आएगा कब अंदर आएगा। तो अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो कैसे जा रहे हैं देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में बाहर आता है, और बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज में अंदर आता है। इसी को हम लोग राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल के नाम से पढ़ाते हैं। ठीक है, थंब रूल कुछ भी नहीं होता भैया, ये गए ऐसे बी से चलना तो आदमी सिखाएगा ऐसे देखो अंगूठा अंदर जा रही है, अरे घंटा यार याद कर लेना, घड़ी की डायरेक्शन जा रहे हैं तो अंदर, और घड़ी के बाहर जा रहे हैं तो बाहर। और नहीं तो जीवन में कभी स्क्रू खोल के चला के देख लेना बस एक बार, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो अंदर और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर। सिंपल है। इसका मतलब यार ये हुआ बहुत सिंपल। अच्छा, ये क्रॉस का मतलब होता है इनसाइड,
और डॉट का मतलब होता है आउटसाइड द प्लेन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। अभी ये फार्मूला अगर तुम 11th में तो तुम्हें पहले से नहीं पढ़ा होगा। v होता है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी इंटू आर। तो कभी सर्कुलर में पहुंचोगे तो ये फार्मूला मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आपको ओमेगा देंगे, आर देंगे, कहेंगे v निकालो। तो समझ जाना इन दोनों वेक्टर का मैं क्रॉस प्रोडक्ट करना है। इसी तरीके से टॉर्क, इसको टाउ बोलते हैं, टाउ का मतलब टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ। तो अगर तुम्हें ये नहीं पता ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आरबीडी या रोटेशनल में, लेकिन यहाँ कहीं हम तुम्हें आर देंगे, एफ देंगे वेक्टर फॉर्म में, तो तुम तो समझ जाना ये ए है ये बी है, तो हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता डायरेक्शन के कारण, क्योंकि ए क्रॉस बी करने पर डायरेक्शन बाहर आ रही है, जबकि बी क्रॉस ए करने पर डायरेक्शन अंदर आ रही है। लेकिन हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं साहब। तो बोले ए क्रॉस बी बराबर मन का माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि बी क्रॉस ए करने पे डायरेक्शन जा रही है अंदर, और माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए डायरेक्शन आ जाएगी बाहर। ठीक है। तो किसी ने पूछा ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल कितना होता है। मैंने कहा अरे घटिया इंसान, 180 डिग्री का, क्योंकि एक में डायरेक्शन अंदर जा रही है, एक में डायरेक्शन बाहर आ रही, तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है भाई। तो ये मैंने 180 को पाई लिख दिया। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, आर बराबर ए क्रॉस बी करने पे जो वेक्टर आता है वो ए के भी परपेंडिकुलर होता है और वो बी के भी। इसका मतलब है इस आर का डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ए के साथ करूं तो भी 0 आना चाहिए और बी के साथ करूं तो भी 0 आना चाहिए। सही है। और जब मैंने डॉट प्रोडक्ट करके लिखा आर को ए क्रॉस बी इंटू ए, इस तरीके से बी डॉट ए क्रॉस बी इंटू बी, तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है भाई। इसको हम फ्यूचर में पढ़ते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स के नाम से। क्या नाम है इसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैथ का स्टूडेंट है तो इसको बॉक्स बना के भी वो ABC लिख देते हैं। ठीक है। तो खैर यहाँ मैथमेटिकल टूल्स की बात चली, तो अब इस वेक्टर में उतना लेवल पर नहीं जाएंगे। अच्छा, एक भाई साहब आए, बोले सर आपने वो लॉ नहीं पढ़ाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए क्रॉस बी प्लस सी को हम कैसे लिख सकते हैं। वो टाइम पास करने को होता, बोर्ड में पढ़ाया जाता है, ए क्रॉस बी कर ले, प्लस लगा और ए क्रॉस सी कर ले। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि भाई दो वेक्टर अगर 3D में आ जाएं तो कैसे करें। तो देखो यार बहुत सिंपल है। पहले तो बता दूं आई क्रॉस जे के होता है। किसी ने बोला कैसे, मैंने कहा ऐसे, आई क्रॉस जे किया तो अंगूठा किधर गया, बाहर। किधर गया, जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस का मतलब के कैप। बोले अच्छा 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 हाँ सर। फिर बोले सर जे क्रॉस आई करें, तो मैंने कहा अंगूठा अंदर गया, अंदर गया मतलब कि माइनस के कैप में। इसी चीज को दिखाने के लिए लोगों ने ऐसे मेथड बना दिए। आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या आएगा के जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा आई, के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा जे। ठीक। लेकिन अगर उल्टे चले, कोई आई क्रॉस के किया तो माइनस जे क्रॉस सॉरी के क्रॉस आई, के क्रॉस जे किया तो माइनस आई। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। चलिए, अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे आता है तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर कैसे करेंगे, तो इसमें आई का आई के साथ नहीं होता, जे का जे के साथ नहीं होता, के का के साथ नहीं होता, क्योंकि आई का आई के साथ तो 0 हो जाता है। कारण ये भी आई, ये भी आई, और यहाँ साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा, साइन 0 तो 0 होता है। सही है। इस तरीके से इसका इसके साथ एंगल 0 है तो साइन 0 0 होगा, लेकिन बाकी दो के साथ होता है। तो इसको करते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। ठीक। अगर डिटर्मिनेंट आपने पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो डंडा छाप मेथड, सीधी बात है, 2 डंडे लगाओ, प्लस माइनस प्लस चलेगा, आई कैप जे कैप के कैप, और एक्स वाले सारे टर्म ऐसे छाप देना नीचे, क्योंकि पहले ए क्रॉस बी करना है तो पहले ए के आई के नीचे, जे का जे के नीचे, के का के नीचे, ऐसे बी में। ठीक। अब तरीका ये है कि आई कैप लिखूं और इस रो और इस कॉलम को छुपा लो, छुपा लिया, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, या फिर माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है भाई। फिर जे को लिखना माइनस के साथ और ऐसे यहाँ करना है, ये वाला बीच वाला और ये छुपा लो। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। ठीक है भाई। ऐसे के कैप में और आसान दिख जाएगा, क्या दिखेगा, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है। तो ये तो हमने निकाल लिया भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक। अब ध्यान से देखें इसका यूज क्या है। पहला सवाल तो ये बोलेगा फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। 2 वेक्टर दे देगा, ऐसा वेक्टर बताइए जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर हो, या फिर ये लिख देगा परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए और बी। तो सीधी बात है, 2 वेक्टर दिए तो उनका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, अब क्रॉस प्रोडक्ट तुमने ले लिया, लेकिन लैंग्वेज उसने चेंज कर दी। क्या लैंग्वेज चेंज की, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए और बी। तो बहुत सिंपल है यार,
पहले ए क्रॉस बी निकाल लिया, और फिर जो आर आया है चूंकि यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजें और समझ लीजिए। किसी ने बोला कि सर ये क्रॉस प्रोडक्ट से मिलता क्या है। मान लीजिए अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड हैं ए और बी जिनके बीच का एंगल है थीटा, तो मैं कहूँगा क्रॉस प्रोडक्ट से हमें जो मिलता है वो मिलता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या मिलता है? क्योंकि एरिया तो वेक्टर क्वांटिटी थी, सही है। या फिर किससे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का मतलब ए क्रॉस बी निकालोगे उस पर उसका मॉड ले लेना तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और मुझे पता है एक पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल बनते हैं। कितने ट्राइंगल बनते हैं? तो इसका मतलब ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो सीधे हाफ कर दो। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर ए और बी साइड ना हो, डायगोनल हो, क्या हो? डायगोनल्स। तो अगर ए और बी आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन अब पैरेललोग्राम का एरिया जो निकालोगे ना वो आएगा हाफ ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो याद रखना। कैसे याद रखोगे? कि अगर ए और बी साइड्स हैं तो ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसका आधा क्या तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन ए और बी अगर डायगोनल बोल दिया तो कभी ट्राइंगल का पूछता ही नहीं है। फिर पैरेललोग्राम का एरिया, तो फिर उसमें सीधे क्या करना, ए क्रॉस बी निकालना, उसका हाफ कर देना। ठीक है भाई। चलिए दूसरा सवाल। चलिए अब हम कुछ सवाल आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं। ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर रखे हैं ताकि टाइम फालतू ना जाए। पहला सवाल, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी। ए ये रहा, बी ये रहा, मैंने लिखा आई जे के, फिर प्लस माइनस प्लस, फिर ये 1 क्योंकि आई कैप है ना तो सिर्फ 1 आई कैप लिख सकते हैं। तो 1 - 2 4, 1 - 2 4, 2 - 1 2, 2 - 1 2। चलिए मेरे साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान दें। इसको छुपाया, इसको छुपाया, बोलो भाई। -2 × 2 -4, फिर एक और माइनस लगेगा, फिर 4 × -1 -4, दिखा। तो ये तो हो जाएगा 0, दिखा 0, पता ही नहीं चला वो लोगों को। माइनस माइनस +4 -4 तो 0 हो गया। ठीक, अब जे कैप जल्दी बोलना, बोलो जल्दी से। 1 × 2 -4 × 2, 2 - 8 कितना हुआ? -6। लेकिन एक और माइनस पहले से लगाया तो सीधा आंसर +6। ठीक, अब क्या बोलो जल्दी से। 1 × -1 दैट इज -1, फिर एक माइनस और आएगा -1, फिर -2 2 जा 4, लेकिन -4 तो -1 माइनस ऑफ -4 दैट इज 3। ठीक है, तो ये तो वो वेक्टर आ गया जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर। लेकिन इसी वेक्टर का सेकंड पार्ट में पूछा यूनिट वेक्टर बताओ, तो कुछ मत करो। 6j कैप + 3i कैप √45 बताओ कैसे आया? √y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, इसी तरीके से किसी ने r दे दिया, f दे दिया, आपको मतलब ही नहीं r f साहब, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है भाई, तो टॉर्क निकालना r क्रॉस f i j k 7 3 1, फिर -3 1 और 5, -3 1 और 5। चले मेरा साथ दीजिए। 5 3 15 -1, सीधे बोलो कितना? 14। दिख रहा आंसर? उम्मीद है दिख रहा होगा। इसके बाद चलिए -j कैप पे आ जाइए जल्दी से आंसर। 7 5 जा 35 माइनस ऑफ -3, 35 माइनस ऑफ -3 इज +3 तो 38। देखा? अब आ जाओ भाई इस पे k कैप पे जल्दी से। 7 1 जा 7, फिर माइनस ऑफ -9, माइनस ऑफ -9 इज +9, तो 7 + 9 करेंगे तो आएगा 16। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ सवाल हैं यहाँ पे। बताओ कौन सा एंगल है जब मॉड ऑफ ए बराबर ए क्रॉस बी ए डॉट बी बराबर हो जाता है। तो मुझे पता है इसके फार्मूले में cos थीटा आता था, इसके फार्मूले में sin थीटा आता था। cos थीटा sin थीटा के इक्वल तब होता है जब थीटा क्या हो। तो हाँ, ज़्यादा उसमें दिमाग लगानी कहाँ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ ये किस एंगल पे आएगा? 60 डिग्री। वेरी गुड। एक बच्चा बोला ऐसे कैसे है? ठीक, तो देख लीजिए एक बार जरा, समझना। 30 पे आएगा एंगल। देखो ये बताता हूँ, ये √3 लिखा है ए बी साइन थीटा, दिख रहा है, और ये लिखा ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी काटेंगे, उधर साइन थीटा इधर कॉस थीटा। कॉस थीटा को जब नीचे ले जाओगे तो tan थीटा यहाँ नीचे जाएगा 1/√3, तो tan थीटा 1/√3 तो थीटा 30। लेकिन एक साहब बोल रहे थे कि सर वो a + b का फार्मूला भी बता दूँ, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर ये हो जाएगा √, रियल 10 मान लो, a² + b², ऐसे ऑप्शन में दे देते हैं
तो 2ab और cos 30 की वैल्यू मुझे पता ही थी, तो ऐसे भी एक आध सवाल मिलता है, ऑप्शन मिलता, मतलब सवाल तो क्या ऑप्शन, ठीक है भाई। यहाँ पे ये सवाल तो मैं कर नहीं सर, बिल्कुल नहीं करूँगा, बताओ क्यों। ए और बी साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, आपको कुछ नहीं करना, ए का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देना और उसको क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ रख देना, तो पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा, और उसका आधा कर देना तो ट्रायंगल का एरिया। इस सवाल में बताओ भाई कौन सा है महारथी जो मुझे फटाक से एंगल बता दे, एंगल बता दो पहले, क्योंकि मुझे 2 ए बी कॉस थीटा लिखने जा रहा हूँ, ए बी कॉस थीटा। अगर तुमने थीटा बता दिया साहब 1 सेकंड के अंदर सवाल सॉल्व। जो लोग थीटा नहीं बता पा रहे उनके लिए ये है ए बी साइन थीटा। क्या है? ए बी साइन थीटा। अब ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी है भैया, 2 × 5 × साइन थीटा, सही है। 8/10 करेंगे तो 8/10 करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। 4/5 का मतलब 53, तो यहाँ 53 रखेंगे तो ये आ जाएगा, बोले जल्दी कितना आएगा 53। हाँ, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, 5 से 5 कटा, आंसर आया 6। ठीक है। अगला सवाल, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग साइड्स ए एंड बी, ओके वेरी गुड, इज ए बी बाई 4, मॉड ए बी बाई 4। ठीक है, ध्यान दें। और मुझे पता है कि इसका एरिया निकलता है ए क्रॉस बी से या उसके मैग्नीट्यूड से, तो मतलब ये है कुल मिला के ए बी साइन थीटा बाई 2। क्यों? अच्छा ट्राइंगल है इसलिए, अच्छा ठीक है भाई। थीटा 30 डिग्री, काम खत्म। पता चला कुणाल, पता चला बेटा। इसमें ए बी से ए बी को काट दो, 2 से इसको काटोगे 1/2, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है थीटा 30 पे। ठीक है। अब एक सवाल मैंने डायरेक्ट डायगोनल्स के लिए दे दिया, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना और सीधे सीधे एरिया जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसको आधा कर देना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक, ये इस पे है जब ए एंड बी आर द साइड्स ऑफ डायगोनल। ठीक है भाई, अब हम चलते आगे। तुमने देखा होगा कि यार हमने जो डायगोनल से जो भी निकाली हैं चीज़ें, वो हमने ज़्यादातर जो निकाली हैं वो जब वेक्टर 2D में था तभी हमने निकाला tan थीटा बराबर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। लेकिन अगर कभी वेक्टर 3D में होगा, किस में होगा? 3D में। यहाँ से लिया ऐसे और ऐसे करके ऐसे खींच दिया, ये गया, तो ऐसे केस में 3 एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं? 3। देखो शायद तुम नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश करता हूँ। स्केल को डंडा हो बड़ा, यहाँ से देखो ये कोना दिख रहा है, कोना यहाँ पे मान लो तुम एक्स एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस मान ली। ठीक है, और एक पेन दीजिएगा, छोड़ो मेरे पास है, ये मान ली जेड एक्सिस, देखो ये। ठीक है, और ये वेक्टर ऐसा टेढ़ा है, तो देखो 3 एंगल बनना है, दिख रहे हैं? एक तो एक्स के साथ, दूसरा इधर से वाई के साथ, तीसरा इधर से देखो जेड के साथ। ठीक है, तो ऐसे केस में फिर हम tan थीटा डिफाइन नहीं करते, फिर हम cos थीटा डिफाइन करते हैं। ठीक, और बहुत ही आसान है डायरेक्शन को साइन को समझना। मान लीजिए कोई वेक्टर है आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप, तो cos अल्फा की वैल्यू आएगी, सब पहले समझ लीजिए आर एक्स अपॉन मॉड आर, cos बीटा की वैल्यू आएगी आर वाई अपॉन मॉड आर, cos गामा की वैल्यू आएगी आर जेड अपॉन मॉड आर। आखिर अल्फा बीटा गामा है क्या? तो अल्फा एंगल है वेक्टर आर का एक्स एक्सिस के साथ, बीटा एंगल है वेक्टर आर का वाई एक्सिस के साथ, और गामा एंगल है वेक्टर आर का जेड एक्सिस के साथ। लेकिन एक भाई साहब बोले कि सर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू बता दो, तो आंसर है 1। क्योंकि जब मैंने cos स्क्वायर अल्फा लिखा तो यहाँ आया आर एक्स का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा तो आर वाई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, फिर यहाँ लिखा तो आर जेड का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ऊपर देखा तो मैंने यार अंडर रूट ऑफ आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर तो होता है रूट, सॉरी आर होता है, तो इसका मतलब होगा आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर तो 1 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन एक होमवर्क है, किसी ने मुझसे पूछा कि फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो क्या? ये होमवर्क है आपका। अच्छा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी ले लिया कि अगर कोई वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12 के कैप हो तो उसका मैग्नीट्यूड 13 आ जाएगा, 3 4 5 5 और 12 13। तो ऐसे केस में cos अल्फा जो आएगा वो 3/13, cos बीटा आएगा 4/13, cos गामा आएगा 12/13। चलिए, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास, क्योंकि पेपर में सवाल आएगा तो 1 मिनट मिलता है। कितनी वैल्यू आएगी इसकी? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की।
2 कैसे आएगी? हाँ बस इसमें आपको कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान है। साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दीजिए, नीचे लिख रहा हूँ ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरीके से कि साइन स्क्वायर बीटा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसी तरीके से साइन स्क्वायर गामा को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। अब मुझे, ठीक है, इसको उधर ले जाइए, इसकी वैल्यू कितनी है 1, कितनी भैया 1 दिख रही है ना, और ये हो जाएगा 1 1 1 2, तो सॉरी 1 1 1 कितना हो जाएगा 3, 3 माइनस, अब मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, सही है, और ये कितना है 1, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, समझ गए ना? पक्का पक्का? अरे भाई प्रभु, ये तो पता ही सबको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये बचा, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर बीटा, इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर गामा। फिर इसमें इधर ले जाओ, या फिर इसी को रहने दो यहाँ पे, ये 1 + 1 + 1 हो गया 3, और फिर माइनस में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू तो मुझे पता ही थी पहले से, 1 है, कितनी है 1, तो 3 - 1 करोगे तो 2 आएगी। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ वेक्टर खत्म हुआ।